तो बच्चों सवालों पे आते हैं। ये हमारे योगेश सर ने लिखा है PYQs 80 में से 80, ठीक है, और प्रॉमिस। तो बच्चों ये PYQs भी करा रहा हूँ मैं, NCERT के भी क्वेश्चन इसमें है। तो सचमुच प्रॉमिस है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, और इसके अंदर ही जो भी कुछ होगा इससे रिलेटेड हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, पर इसको देखने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपसे खुद ही सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे एग्जाम में, ठीक है ना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E, किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। बहुत अच्छे से आपको समझा दिया मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकती, ठीक, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट। अच्छा, दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, सॉरी हो गया, हाँ, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, अच्छा ओके सॉरी यार, यहां पे बच्चों होना चाहिए था आपका, गलत तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, 0। यहां पे प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने, यहां पे उसने प्रोबेबिलिटी पूछी तो 0 होती है प्रोबेबिलिटी भाई, ठीक है। और उस इवेंट को बोलते क्या है, उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। यहां पे इम्पॉसिबल लिखना था, समझना, समझ गए, ठीक है। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसने होना ही होना है, सर्टेन, सर्टेन मतलब फिक्स है, 100% होना ही है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। बार बार वही मिस्टेक, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब जो चीज हम कर रहे हैं, हम आंख बंद करके बॉल निकाल रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और उन सब का प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। आपको बताया, अभी इतना लंबा चौड़ा लेक्चर इसीलिए दिया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर ये बात, ठीक है भाई, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, द चाइल्ड, ए चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 faces show the letters as given below, A, B, C, D, E, A. The dice is thrown once. What is the probability of getting A? दूसरा पार्ट है D, ठीक, तो ध्यान से समझना, बताता हूं आपको। एक डाइस है, डाइस, डाइस समझते हो, डाइस मतलब जैसे लूडो में हम यूज करते हैं ना डाइस, उसको बोलते हैं। जैसे हमने डाइस फेंका, उसमें एक फेज में 1 होता है, एक फेज में 2 होता है, तीसरे में 3 होता है, चौथे में 4 होता है, ऐसे 6 फेसेस होते हैं, और 6 फेसेस में अलग अलग होता है मामला, होता नहीं होता, ठीक है। तो वो जो डाइस है, इस बार उसमें 1 2 3 4 नहीं है, उसमें पहले फेस में A लिखा है, दूसरे फेस में B लिखा है, तीसरे में C लिखा है, चौथे में D, पांचवें में E लिखा है, और छठवें फेस में उसमें A लिखा है, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि A आए, A आए का क्या मतलब, उसको जब थ्रो करें उसमें सबसे ऊपर वाले फेस में A नजर आए, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, ज्यादा रेड हो रहा है यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A क्या होगा आपके पास, सबसे पहले नंबर ऑफ A, कितने एज हैं आपके पास, कितने एज है वो ऊपर आएगा, और टोटल आउटकम्स आपके नीचे आएंगे, टोटल आउटकम्स आपके नीचे आएंगे। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं, 1 2 ए हैं, 2 ऊपर आ गए, और टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, जब डाइस है तो 6 ही होगा, तो 2/6, या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो काटोगे तो इसको 1/3 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 आ गई, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ डीज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, समझ में आ गया बात, टोटल, तो डी कितने हैं, डी इसमें 1 है तो 1/6, ये प्रोबेबिलिटी हो गई, क्लियर है ना, क्लियर। चलो आगे देखो, ये कह रहा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है, एक एक क्वेश्चन में बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा देखना। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones.
It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. ठीक, अब बात ध्यान से समझना, एक लॉट था आपके पास, एक बहुत सारा पेन का समझो एक तरीके का क्या कहेंगे उसको, कलेक्शन था, खूब सारी पेन आपके पास थी, 132 पेन उसमें अच्छी पेन थी, मतलब जो बढ़िया से काम कर रही थी, ठीक है ना, 132 पेन। अच्छा, उसमें किसी ने गलती से 12 पेन ऐसी डाल दी कि जो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव मतलब जो चल नहीं रही है, समझो कहीं ना कहीं उनमें डिफेक्ट था, ठीक। तो आपके पास पेन कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर 132 तो पहले से थी, 12 और आ गई तो 144 हो जाएंगी ऐड करके, है ना, 144 टोटल पेन हो गई। ओके, ठीक है, इतनी बात समझिए। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं लिख रहा हूं, ठीक। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितनी है, 12। नंबर ऑफ गुड पेन्स कितनी है, 132। टोटल पेन कितनी हो जाएगी, 140। देखो बच्चों, कोई भी चीज आपको गिवन होती है, सबसे पहले आप पहली लाइन पढ़ो, उस चीज को लिख लो, दूसरी लाइन पढ़ो, उस चीज को लिख लो, वहां आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी और वहां से आपको दिमाग काम करना शुरू करेगा कि इस क्वेश्चन में क्या आगे करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन जो आपके पास है वो 12 है, अच्छी पेन आपके पास 132 है, टोटल पेन आपके पास 144 हो गई। अब जो भी वो पूछेगा हम तुरंत आंसर देंगे। कैसे, ये बोल रहा है कि अगर एक पेन रैंडमली पिक कर दिए जाए, हाथ डाल के बिना देखे एक पेन आप रैंडमली उठाओ, क्योंकि ये सारी पेन मिक्स हो गई, अब 144 बन गई है, तो क्या चांस है कि प्रोबेबिलिटी क्या है इस चीज की, कि प्रोबेबिलिटी वो हमारे हाथ में जो पेन आए वो अच्छी पेन हो, वो गुड पेन हो, वो वर्किंग पेन हो, जो प्रॉपर्ली वर्क कर रही हो। ठीक है, तो साफ और सीधी बात, इसमें आपको कुछ बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते तो मैं लिख देता हूं यहां पे, यार ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, गेटिंग अ गुड पेन। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं गुड पेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन कितना हो जाएगा, 132 डिवाइडेड बाय 144, क्योंकि टोटल तो नीचे आएगी, जो आपका फेवरेबल है वो ऊपर आएगा। तो कितना हो जाएगा, काट लो भाई इसको, काट तो लोगे आप, मुझे जहां तक उम्मीद लग रही है। किससे कटेगा ये, 12 से, 12 11 टाइम्स और 12 टाइम्स, मेरे ख्याल से इतना ही होगा, 12 कम 12 टोटल में, ठीक है, ठीक है, हाँ 11/12 प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी बच्चों। बात क्लियर है ना, किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, 11/12 गेटिंग गुड पेन्स। अगर आपको डिफेक्टिव पेन की पूछता तो 12/144 कर देते, या इसको 1 में से माइनस कर देते, तब भी आंसर आ जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट इज 400। ओके, is 0.035, the number of bad eggs in the lot is what। ये आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। ये कह रहा है एक लॉट है जिसमें 400 अंडे हैं, 400 एग्स हैं, ठीक है, तो यानी कि टोटल एग्स हाउ मेनी, 400। ठीक, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, 400 है। अगर 400 आपके पास टोटल एग्स हैं और प्रोबेबिलिटी बोल रहा है ये एक बैड एग आने की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसमें अच्छे अंडे भी थे और उसमें खराब अंडे भी थे, तभी तो प्रोबेबिलिटी बैड एग की बोल रहा है। और सारे अच्छे होते तो बैड एग का नाम ही नहीं होता, जिक्र ही नहीं होता। तो यानी कि ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इज 0.035। तो पूछ रहा है द नंबर ऑफ बैड एग्स कितने होंगे, हाउ मेनी बैड एग्स आर देयर, कितने बैड एग होंगे। प्रोबेबिलिटी अगर इतनी है तो होंगे कितने, नंबर ऑफ बैड एग कितने होंगे। ठीक है, तो अब आप इस चीज को ध्यान से समझो, और अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया है वीडियो को देख करके, तो आप एक बार इसको पॉज करके खुद से कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद भी नहीं होगा तो फिर मैं कर रहा हूं आगे। ठीक,
अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ बैड एग्स डिवाइडेड बाय टोटल एग्स। साफ और सीधी बात यही होता है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग विच इज गिवन कितना है, 0.035। अगर मैं नंबर ऑफ बैड एग को x मान लूं और टोटल एग आपको गिवन है 400 है, तो चल जाएगा काम। आप कहोगे चल जाएगा सर, बिल्कुल चल जाएगा। ठीक, 0.035 को हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि 35/1000 बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बताओ। इतना बोल सकते कि नहीं बोल सकते? हाँ, बोल सकते हैं कि भाई पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहां पे 1000 लगा दिया, इज इक्वल टू आपका x/400 हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करने चलूं, अब ध्यान से समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से कर लेता हूं, 400 को इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाई 400 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, इज इक्वल टू x। तो 2 0 से ये 2 0 आउट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 5 7 जा 35। तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14। 14 किसकी वैल्यू है, x की, और x मैंने किसको माना था, नंबर ऑफ बैड एग्स को। यानी कि नंबर ऑफ बैड एग आपके पास निकल करके आ गए कि 14 है भैया। बात क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों बात? ठीक है, ऐसे निकालते हैं। एक बार फिर से समझा रहा हूं, बैड एग की प्रोबेबिलिटी 0.035 दी थी, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि नंबर ऑफ बैड एग इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बैड एग्स डिवाइडेड बाय टोटल एग्स। ठीक, और यहां पे प्रोबेबिलिटी की जगह पे प्रोबेबिलिटी डाल दी क्योंकि दी हुई थी, और नंबर ऑफ बैड एग पता नहीं थे इसलिए एक्स मान लिया। अच्छा, टोटल एग पता था इसलिए 400 डाल दिया। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, आप जानते हो उसके बाद क्या होगा, है ना, सॉल्व किया तो ये आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक, ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। A bag contains 5 red balls and some blue balls. ठीक है, if the probability of drawing a blue ball from the bag is thrice of a red ball, find the number of blue balls in the bag. ठीक है भाई, ये भी क्लियर है आपके पास। अब देखो, ध्यान समझो बात। ठीक है, ये कह रहा है कि एक बैग है, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स। ठीक है, तो बैग यहां पे बना देता हूं, तो 5 रेड बॉल इसमें है और सम ब्लू बॉल, तो सम मतलब हमें पता नहीं कितनी है, तो x ब्लू बॉल मान लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल होगी कितनी, होगी कितनी, तो आप कहोगे सर x/x+5। कितने बच्चे से सहमत हैं? कितने बच्चे इससे सहमत हैं कि मैंने कहा ब्लू बॉल को ड्रॉन करने की या ब्लू बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी x/x+5 होगी, क्योंकि x आपके पास ब्लू बॉल है इसलिए वो ऊपर आए। टोटल बॉल्स आपके पास इन दोनों को जोड़ के ही तो आएगी, ब्लू बॉल और रेड बॉल को जोड़ के ही तो टोटल बॉल बनेगी, तो इसलिए ब्लू बॉल x थी तो x प्लस रेड बॉल यानी 5 या x+5 टोटल बॉल हो गई। क्लियर है? ये प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की है। ओके, अब ये कह रही है थ्राइस द नंबर ऑफ ब्लू बॉल। ये थ्राइस वाली बात आगे समझाऊंगा, पहले आप ये मुझे बताओ कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ये थ्राइस वाला चक्कर अभी समझाता हूं मैं। रेड बॉल को आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो रेड बॉल को जाने की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 5/x+5। इस बार रेड बॉल की पूछी थी इसलिए ऊपर मैंने रेड बॉल का नंबर डाल दिया, 5 रेड बॉल है, और टोटल तो नीचे आएगा, दोनों का सेम ही होगा। ओके, अब यहां पे समझो थ्राइस क्या कह रहा है। ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ द रेड बॉल। रेड बॉल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका 3 गुना ब्लू बॉल को आने की प्रोबेबिलिटी है। यानी कि इन शॉर्ट ये समझो कि रेड बॉल को आने की प्रोबेबिलिटी जितनी भी है उसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका ब्लू बॉल को आने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। क्या ये बात समझ पाए आप लोग?
if the probability of drawing a blue ball from the bag is thrice that of the red ball, रेड बॉल का थ्राइस है ब्लू बॉल का आना, यानी ब्लू बॉल के चांसेस ज्यादा हैं, 3 गुना ज्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए मैंने रेड बॉल को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ब्लू बॉल के बराबर आ गया, क्योंकि कम था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करके ब्लू बॉल के बराबर आ गया। इन शॉर्ट ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का 3 गुना है। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का 3 गुना है तो रेड बॉल ही को तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। बात क्लियर? ओके, समझ में आ गया। यानी 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, वेयर इज रेड बॉल, ये 5 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल x प्लस अपॉन x प्लस 5। ये भी बात समझ में आ गई आपके? क्लियर है बात? ठीक, अब ध्यान से समझो, ये x प्लस 5 से तो x प्लस 5 कैंसिल, ठीक, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 5 3 या 15, तो भाई यही आपका आंसर होगा और क्या, ठीक है। x इज इक्वल टू, और पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, तो x मैंने ब्लू बॉल माना था, x आपका निकल गया। बात समझ में आ गया? क्लियर है बात? ठीक, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल आपकी 15 रही होगी, देखो इसके 3 गुना रही होगी, तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी इसके 3 गुना हुई। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। देखो 2 कॉइन्स से पहले आप 1 कॉइन का कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद समझना 2 कॉइन को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप एक कॉइन को उछालते हो, एक कॉइन को उछालते हो, तो टोटल आउटकम उसमें कितने होंगे, इसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, इसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। क्लियर है? तो सैंपल स्पेस क्या होगा, एक कॉइन को उछाला मैंने, एक कॉइन को उछाला तो क्या क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपका जवाब होगा सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं आ सकती अगर आप एक सिक्के को उछालोगे। क्लियर? अब मैंने सवाल पूछा कि बताओ कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपका जवाब होगा सर 1/2, क्योंकि एक हेड है और टोटल 2 है। टेल आने की तो आप बोलोगे सर टेल आने की भी 1/2 होगी, बिकॉज व्हाट, बिकॉज नंबर ऑफ टेल्स आर 1 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 2, दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1/2। क्लियर है? ठीक, ओके। इतनी बात अगर आप लोग समझ गए तो अब आप 2 कॉइन्स को एक साथ उछालने वाली बात समझो ध्यान से। अगर आप इतनी बात समझ गए तो 2 सिक्कों को अगर मैं उछाल दूं तो 2 सिक्कों को उछालने में सैंपल स्पेस क्या होगी, पहले इस चीज को समझो। सैंपल स्पेस व्हेन वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 सिक्कों को एक साथ अगर आपने उछाला तो क्या क्या हो सकता है, 2 सिक्कों को ध्यान समझ, हो सकता है पहले सिक्के में हेड आ जाए और दूसरा सिक्का जब आपने उछाला तो उसमें भी हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। ये एक पॉसिबल आउटकम है, ऐसा एक हो सकता है, होगा डेफिनेटली होगा ये नहीं पता, ऐसा हो सकता है बोल रहा हूं। अगर आपने एक सिक्के को उछाला फिर दूसरा उछाला तो ये भी हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। या ये हो सकता है कि पहले वाले में टेल आए दूसरे वाले में हेड आए, या ये भी हो सकता है कि दोनों में ही टेल आ जाए। आप मेरे को बताओ इन 4 के अलावा क्या कुछ हो सकता है, अलावा इसके अलावा कुछ और भी आउटकम आ सकते हैं क्या? अगर आप सोचेंगे, ध्यान से सोचोगे तो आप पाओगे कि नहीं हो सकता। हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। अगर 2 सिक्कों को आप एक साथ उछालो तो इनके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। और ठीक, आएगा कोई एक, लेकिन पॉसिबल आउटकम्स ये 4 है, होगा तो इनमें से कोई एक ही। ठीक, अच्छा, तो अब ये जो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 हेड आए, एट मोस्ट 1 टेल आए, ए हेड एंड अ टेल आए, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो एटलीस्ट एट मोस्ट क्या चीज होती है, मैं आपको ढंग से समझाता हूं। पहला आप ये समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या प्रोबेबिलिटी, पहले इजी क्वेश्चन समझो, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स, 2 हेड्स का क्या मतलब होता है? 2 हेड्स का मतलब होता है ऐसा कौन सा आउटकम इसमें है कि जिसमें 2 हेड है, या फिर दोनों ही बार में हेड आए, पहले सिक्के में भी हेड दूसरे सिक्के में भी हेड, ऐसा कब होगा? तो ऐसा आप बोलोगे सर एक ही केस में हो सकता है कि पहले में भी हेड दूसरे में भी हेड, तो आप बोलोगे एक ही केस में होगा। टोटल केस कितनी? 1 2 3 4 केस है।
1/4। इसको 8 मत गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं है ये 4 है। पहले सिक्के को उछाला, दूसरे को उछाला, तो उन दोनों को मिला के एक आउटकम है, ये हेड वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, 4 है। ठीक है, 4 आउटकम आपका। पहले में क्या हो रहा है, पहले में आपके पास दोनों सिक्कों में हेड आ रहा है, तो वो एक ही हो गया। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं, आपसे क्या बोलूं कि 1 हेड आए, 1 हेड, जहां आपको एक हेड नजर आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप बोलोगे एक हेड वाले तो ये 2 आउटकम है, 1 और 2। एक हेड इसमें, पहले में इसमें एक हेड है, दूसरे में इसमें एक हेड है दोनों में। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4। क्लियर होगी बात? ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं 1 टेल, तो आपका जवाब होगा लास्ट वाला, यानी 1/4। सिर्फ एक ही आउटकम है, सॉरी 1 टेल गलत बोल दिया। 1 टेल का मतलब है कि एक टेल हो, तो एक टेल में यही तो होंगे दो, इसमें भी एक टेल, इसमें भी एक टेल, तो इसका भी 2/4 हो गया। अगर मैं बोलूं आपको 2 टेल्स, तो आंसर कितना होगा? 2 टेल्स वाला, एक ही आउटकम है, 1/4। समझ पा रहे हो आप बच्चों? आप इस बात को समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? मैं आपको इतना बता रहा हूं कि अगर 2 हेड पूछे तो ये वाला आउटकम 1/4, अगर 1 हेड पूछे तो 1 हेड के अंदर ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि इसके पास भी एक हेड है, इसके पास भी एक हेड है, तो 2 आउटकम ऐसे हैं जिनमें एक हेड है, तो इसमें आ गया। 1 टेल में भी ये 2 केसेस आ जाएंगे, क्योंकि एक टेल दोनों के पास है, इसमें 2 टेल्स में ये आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि नो टेल्स, ऐसा बताओ कि जिसमें टेल हो ही ना, नो टेल्स, तो नो टेल्स का मतलब होगा कि ये वाला, इसमें टेल है ही नहीं। 2 हेड्स बोलो चाहे नो टेल्स बोलो, बात एक ही है, तो इसका भी 1/4 होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इतनी बात मैंने आपसे इसलिए की कि ऊपर वाले क्वेश्चंस को आप अब आसानी से समझ सको, क्योंकि आप फैमिलियर हो चुके हो कि कैसे निकालते हैं। ठीक, अब एटलीस्ट 1 हेड वाली बात करते हैं भाई। इसको पहले एटलीस्ट 1 हेड, बच्चों सबसे पहले एटलीस्ट का मतलब समझना जरूरी है। एटलीस्ट क्या चीज है? एटलीस्ट का क्या मतलब है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। जैसे मैं आपसे बोल लूं कि 80 नंबर का पेपर होगा और मुझे कम से कम आपके 70 मार्क्स चाहिए, कम से कम 70 मार्क्स चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप 70 तो कम से कम आपको लाने हैं, इससे ज्यादा आपकी जितनी मर्जी आप ला सको 80 तक। कम से कम का मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कि इसके बराबर या फिर इससे ज्यादा, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। बात समझ में आई? ये बुकिश लैंग्वेज है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मत समझो आप सिर्फ इतना ध्यान दो। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम उतना तो करना है जितना उसने बोला है, यानी कि ये बोला एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी आ सकते हैं उतने। ठीक है, यानी कि जो मैंने सिंपल स्पेस बनाया था HH, HT, TH और TT, इसमें ये बोल रहा है कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा आउटकम होंगे, आप एक बार पॉज करके खुद सोचो। कम से कम एक हेड आना ही चाहिए। कम से कम का मतलब होता है जितना बोला गया है उतना तो चाहिए। अब एक इसने बोला कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो एक हेड तो ये तो चलेगा भाई, एक हेड इसमें तो ये आएगा। ओके ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, क्योंकि कम से कम एक हेड बोला तो एक हेड इनमें है, कम से कम एक हेड ये आएगा। इसमें हेड है ही नहीं, उसने बोला कम से कम एक तो चाहिए ही। ठीक है, ये नहीं आएगा। ये आएगा, बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ये आएगा। ये इसलिए आएगा कि उसने बोला है कम से कम एक हेड आपको चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड भी आप ले सकते हो। बात क्लियर है ना? 3 हेड भी ले सकते हो, पर 3 हेड है ही नहीं यहाँ। कम से कम एक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड जितने भी हो सके। तो ये तीनों के तीनों आपके पास आ जाएंगे, तीनों के तीनों, हाँ 3 के 3 आ जाएंगे। ठीक है, इसको भी रंग सर्कल किया मैंने। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट वाले की, वो कितनी हो जाएगी? 3/4, एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, पहला आ गया आपको। ठीक है, दूसरा वाला आप समझो, दूसरा वाला ध्यान से समझो। दूसरा वाला कह रहा है, इसको मैं एटलीस्ट 1 हेड लिख देता हूं पहले। 1 हेड,
दूसरा वाला आपसे कह रहा है एट मोस्ट वन टेल, एट मोस्ट वन टेल। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस बात को। एट मोस्ट वन टेल का मतलब ये है, एट मोस्ट, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैं बोलूंगा कि मेरी क्लास में एट मोस्ट 20 बच्चे चाहिए, मुझे ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है, मुझे ज्यादा से ज्यादा 20 बच्चे चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 20 बच्चे का क्या मतलब है कि 20 से ऊपर नहीं चाहिए। एट मोस्ट वन टेल का मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल दिखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं दिखना चाहिए आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो फिर कम से कम कितना, कम से कम के बारे में कुछ नहीं कहा। 1 से नीचे जितना भी होगा चलेगा, 0 भी चल जाएगा, लेकिन 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। एट मोस्ट का मतलब ये होता है ज्यादा से ज्यादा वन टेल, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ओके। तो इस केस में क्या क्या आएंगे आपके पास, इस केस में क्या क्या आएंगे बताओ मुझे, इस केस में क्या क्या आएंगे आप ही बताओ मुझे। चलो, अगर मैं आपसे बोलूं इस केस में एट मोस्ट वन टेल में क्या ये आएगा, एच एच, एच एच आएगा एट मोस्ट वन टेल। ज्यादा से ज्यादा एक टेल चाहिए, इसमें टेल है ही नहीं तो चलेगा, हाँ चल जाएगा। उसने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल चाहिए, कम से कम 0 टेल भी होंगे तो चल जाएगा, हेड हेड आएगा इसमें। बात क्लियर है ना? ठीक, ओके। ये हाँ एक ही टेल है, चल जाएगा। ये एक ही टेल है, चल जाएगा। ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि उसने सिर्फ एक ही टेल को अलाउड किया था, एक ही टेल को अलाउड किया था, तो ये वाला नहीं चलेगा बच्चों। सिर्फ ये 3 आएंगे 3/4। और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फील हो रहा है कि आप अभी कंफ्यूज हो इसमें, ये 3/4 कैसे आ गया। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ तो टेल है ही नहीं, टेल की बात हो रही है। देखो बच्चों, एट मोस्ट वन टेल का मतलब होता है, एट मोस्ट वन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक, और कम से कम 0 भी होगा तो चल जाएगा, ना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए उसे बस। तो ज्यादा से ज्यादा एक टेल का मतलब एक टेल होगा तो चल जाएगा, नहीं भी होगा टेल तो चल जाएगा। तो इसमें टेल नहीं था इसलिए मैंने इसको ले लिया। बात समझ में आ गई? हाँ, अगर वो बोलता है एग्जैक्टली वन टेल, अगर वो बोलता है एग्जैक्टली वन टेल, एग्जैक्टली वन टेल बोलता अगर वो, तो एग्जैक्टली का मतलब होता है कि ठीक एक ही टेल चाहिए उसको, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो आपके पास ये 2 ही आते तब, क्योंकि इनके पास एक एक टेल था, ना ये आता है ना ये आता। लेकिन अभी उसने एट मोस्ट वन टेल बोला है, एट मोस्ट, एट मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा एक ही टेल दिखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। तो ये तो इसमें तो टेल है ही नहीं ना, ज्यादा कहां से है, इसमें तो टेल है ही नहीं, तो 0 टेल वाला भी चल जाएगा। तो इसलिए 1 2 3 ही आ गया। बात क्लियर है? ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा बोलूंगा तो आप मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन हो जाएगा। जितना मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया मेरे ख्याल से ये इनफ है। ठीक है, तीसरा वाला a हेड एंड अ टेल, एक हेड और एक टेल होना चाहिए, एक हेड और एक टेल। तो यही 2 तो हैं, 2/4, अ हेड एंड अ टेल। कितना हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा भैया। बात समझ में आ गई? एक हेड एक टेल, यही है दोनों। ठीक, ओके। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, पेपर में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं, आप लोग को इसको लाइटली नहीं लेना, अच्छे से समझना है। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट कर देना। बहुत सारे वीडियोस, अब तो वीडियोस में लाते ही रहूँगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चंस भी, PYQs भी, सब कुछ लाते रहूँगा। आगे देखो, 2 dice are thrown at the same time. What is the probability that the sum of the 2 numbers appearing on the top of the dice is this. ठीक है, बात समझना। 2 डाइस फेंकना, एक साथ 2 पासे फेंकना, पासे मतलब जो लूडो में हम फेंकते हैं डाइस, उनको फेंकना। कैसा एक्सपेरिमेंट है वो मैं अभी समझाता हूं आपको। उससे पहले आप ये देखिए कि एक डाइस को फेंकेंगे तो क्या बनेगा। अगर आप एक डाइस को फेंकते हो, सैंपल स्पेस ध्यान से देखना, तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 आता है, यही आता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं इसमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपके पास 4 आए, 4, आपको 4 चाहिए, आपके पास 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे 4 कितने हैं, कितने 4 है इसमें, एक ही 4 है ना। ये तो मैंने कई बार देखा, बच्चे सीधे बोलते हैं 4/6, ये 4 है तो ऊपर 4 आ गया नीचे से। ये नहीं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, इसमें 4 कितने नजर आ रहे हैं, तो एक ही बार तो 4 नजर आ रहा है, तो आंसर 1/6 होगा। आपके पास नंबर ऑफ फोर्स 1 है तो ऊपर 1 आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1/6। क्लियर है बात। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने हैं, 2 4 6, यानी कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3/6। बात क्लियर होगी। मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर, बिटवीन बोला है तो 2 और 6 को नहीं लेना है, 2 और 6 के बीच वाले नंबर, 3 4 5, यानी कितने नंबर हो गए, वो 3 नंबर हो गए, तो 3 नंबर मतलब 3/6। बात क्लियर है, 3/6, तो 3/6 को 1/2 बोलेंगे। इस समय मैं काट नहीं रहा हूं, इस समय खाली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, 1/2 आएगा आंसर। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं गेटिंग अ नंबर greater than 4, क्या आंसर होगा, आंसर होगा 5 और 6, ये 2 आउटकम्स है, तो 2/6 होगा। हाँ, क्योंकि ग्रेटर देन 4 2 ही नंबर है। अगर मैं बोलूं गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, कोई नंबर जो आए वो 4 या 4 से छोटा हो, 4 या 4 से छोटा हो, तो 4 या 4 से छोटे का मतलब क्या है, या तो 4 हो या तो 4 से छोटा हो। तो कितने हैं ऐसे, 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर ऐसे हैं टोटल आउटकम 6 है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3, जो भी है काट के। बात समझ में आ गई। ऐसे प्राइम नंबर का पूछेगा तो प्राइम नंबर कौन कौन है, 2 3 5 प्राइम नंबर है, 3 फेवरेबल आउटकम हो गए, तो 3/6 आपका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई, ठीक है, ओके। अगर इतनी बात आप लोग समझ गए हो, एक डाइस पे मैंने आपको बता दिया, अगर कि एक डाइस को फेंकने पे ऐसे ऐसे आउटकम आते हैं और ऐसे ऐसे आपको सॉल्व करना होता है, तो 1 डाइस वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने आपको करा दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अगर 1 डाइस को फेंकोगे। लेकिन अभी ट्रेंड क्या है एग्जाम्स का, कि वो 2 डाइस को एक साथ उछाल के आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, आईसीएसई में भी और सीबीएसई में भी 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका सैंपल स्पेस अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे बनेगा। कैसे बनेगा, जब आप 2 डाइस को उछालोगे तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, ध्यान समझना, कैसे बनेगा सैंपल स्पेस, ठीक। अब देखना, हो सकता है पहले डाइस पे 1 आ जाए और दूसरे डाइस पे भी 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, बताओ। मैंने 2 फेंके पासे, और पासे मैंने जैसे देखा तो सबसे ऊपर वाले जो फेस है दोनों पे 1 1 आ गया, हो सकता है ऐसा, ठीक। या ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पे 1 आया, दूसरे वाले पे 2 आ गया। या ऐसा हो सकता है 1 के साथ 3 आ गया, दूसरे वाले पे 1 के साथ 4 आ गया, 1 के साथ 5 आ गया, सारे पॉसिबल है ना। या 1 के साथ 6 भी आ सकता है, आ सकता नहीं आ सकता, बताओ, आ सकता है ना, ठीक, ओके। ऐसे ही अगर मैं 2 से शुरू करूं तो 2 हो सकता है पहले वाले में 2 आ जाए और 1 आ जाए, फिर 2 2 आ जाए, फिर 2 3 आ जाए। तो पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऐसे आप 3 होगा, 3 के साथ फिर ऐसे करके होगा, तो मैं यहां डॉट 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 कर रहा हूं और सीधे लिख रहा हूं 6 तक पहुंच गए हम, 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 6। चलो 6 5 लिख लेता हूं, एक ही तो बचा था, 6 6। समझ गए कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं इसमें, इसमें होंगे 36। देखो, एक पासे को उछालते हो तो आपके पास 6 आउटकम आते हैं, 1 2 3 4 5 है। अगर 2 बार उछालोगे तो इसकी पावर में 2 लिख दो, यानी 36 आउटकम होंगे टोटल, 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 फिर टोटल 6 6 जो 36। क्लियर हो गई बात। अब ये जो भी पूछ रहा है इसका जवाब अब हम देंगे, ठीक। पहला पार्ट कह रहा है कि एटलीस्ट 9, ठीक है, क्या एटलीस्ट 9, सम एटलीस्ट 9। अब समझो, अब आप ध्यान से समझना कि ये पहले पार्ट में हमसे बोल रहा है कि सम हमको कम से कम 9 चाहिए,
एटलीस्ट 9, अरे बाबा, सम हमको एटलीस्ट 9 चाहिए। सम का मतलब समझे, ये जो आउटकम है इन दोनों का सम 9 चाहिए, कम से कम 9 चाहिए इनका सम। तो 1 + 1 तो 2 होता है, तो ये तो नहीं आएगा, इस रो में कुछ भी नहीं आएगा। आप 6 + 1 करो तो इसका सम भी 7 हो रहा है। तो आपको इन दोनों, ये जो आउटकम है ना, दोनों पहले और दूसरे पासे का, इन दोनों को जोड़ के 8 लाना है। तो कौन से आ जाएंगे आपके पास, खुद बताओ आप। यहां तक भी नहीं आएगा, 2 6 भी, आपके पास 8 बन रहा है, आपको 9 लाना है कम से कम। 3 के साथ क्या क्या बनेगा, इसका सैंपल स्पेस बनाओ, तो फेवरेबल वाले का, फेवरेबल वाले का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कितना बनेगा, इवेंट 1 बोल रहा हूँ मैं इसको, चलो ठीक है। एटलीस्ट 9 का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा आपके पास, 3 के साथ 6 आ सकता है, एक ही आ सकता है, देखो 9 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 4 के साथ 5 आ सकता है, 4 के साथ 6 आ सकता है, कम से कम 9 होना चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा इससे ऊपर भी हो सकता है। तो 4 के साथ 6 आ गया। 5 के साथ क्या आ सकता है, 5 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 5 भी आ सकता है, और 5 के साथ 6 भी आ सकता है। 6 के साथ क्या क्या आ सकता है, आप बोलोगे सर 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6। इतनी बात समझ में आई आपके, क्या बोलना मैंने कहा दोनों आउटकम का सम 9 होना चाहिए या 9 से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 9 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप सब देख लो, इसमें 9 होंगे या 9 से ज्यादा होंगे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, यानी कि 10 आपके पास फेवरेबल है तो वो ऊपर आ जाएगा। आपके पास टोटल 36 है, ये टोटल 36 है, तो 36 से नीचे आ जाएगा, यानी काटोगे तो किससे कट जाएगा, 2 5 जा और 2 18 जा। बात क्लियर है, ये हो गया आपके पास। दूसरा वाला देखो, ये कह रहा है कि 7, सम आपका कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ नहीं बोल रहा, करेक्ट 7 होना चाहिए, करेक्ट 7। तो करेक्ट 7 का क्या मतलब है कि दूसरा वाला अगर आप निकालने चलोगे तो एग्जैक्ट 7 होना चाहिए, एग्जैक्ट 7 सम कहाँ हो रहा है, तो एक बार तो 1,6 में होगा, ठीक है, 1,6 में होगा जी, ठीक, ओके, 1,6 में होगा। अब आप खुद बताओ कौन और किस में होगा, 2,5 में होगा, 3,4 में होगा, 4,3 में होगा, 5,2 में होगा, और 6,1 में होगा। अगर इसके अलावा कोई और नजर आ रहा तो बता दो, सम आपका 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 हो जाएगी आपके पास 1 2 3 4 5 6, यानी 6/36, 1/6। क्लियर। अब ऐसे ही बोल रहे हैं कि लेस देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 6 कह रहा है। लेस देन और इक्वल टू 6 का क्या मतलब है, P लेस देन और इक्वल टू 6। लेस देन और इक्वल टू 6 का मतलब है कि 6 या 6 से कम, तो कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा आपके पास 1 1, 6 से कम है ना, एक आ जाएगा 1 2, एक आ जाएगा 1 3, एक आ जाएगा 1 4, एक आ जाएगा 1 5, 1 6 नहीं आएगा, वो 6 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 2 4, बस इतना ही। 3 के साथ 3 1 3 2 3 3, 4 के साथ 4 1 4 2, 5 के साथ 5 1, और 6 के साथ तो कुछ भी नहीं आएगा, वो बड़ा हो जाएगा। कितने और टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 हो रहे हैं फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 15/36। बात क्लियर है, काट लो इसको, 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 12 जा। बात क्लियर है बच्चों, ये क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं सवाल। अब ये कार्ड्स के बारे में समझो बच्चों, थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में समझा रहा हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट है कार्ड क्या क्या होते हैं, कैसा होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें आपके 4 सूट्स होते हैं। एक होता है
क्लब, एक होता है स्पेड, एक होता है हार्ट, और एक होता है डायमंड। ठीक है, ये होता है क्लब और स्पेड, ये ब्लैक कलर के होते हैं, इनका कलर ब्लैक होता है। अब ब्लैक कलर में यहाँ पे यूज नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड भी ब्लैक है, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ग्रीन से ही ब्लैक होता है। ठीक है, और वहां पे मैंने रेड कर ही दिया, तो ये रेड होता है भाई, ये आपके पास रेड होते हैं, ये दो आपके पास रेड होते हैं। अब इन सूट्स में क्या होता है कि हर एक सूट में 13 कार्ड होते हैं, 13 इसमें भी होंगे, 13 इसमें भी, 13 इसमें भी, 13 इसमें भी, यानी कि टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होंगे। ठीक है, तो क्लब में कौन कौन से कार्ड है, जरा ध्यान से समझना मेरी बात। ओहो, जरा ध्यान समझना। सबसे पहले होता है एस, ठीक, फिर आपके पास होगा किंग, फिर आपके पास होगा क्वीन, फिर होगा आपके पास जैक। ठीक, फिर आपके पास 4 ही हो गए। ठीक, और फिर आपके पास होगा 2 से गिनतियां शुरू, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने कार्ड हो रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी आपके पास हो गए 13 कार्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 कार्ड हो गए। यानी कि 4 तो होते हैं एस किंग क्वीन जैक, और बाकी जो नंबर्स मैंने डाले हैं ये होते हैं आपके पास। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। एक बात और समझिए, ये जो हैं ये फेस कार्ड होते हैं, ये होते हैं फेस कार्ड। किंग क्वीन और जैक को फेस कार्ड बोलोगे, क्लियर है। अब स्पेड में भी ऐसे रिपीट होगा, और हार्ट में भी ऐसे रिपीट होगा, डायमंड में भी ऐसे रिपीट होगा। अंतर सिर्फ इतना है, क्लब और स्पेड का कलर ब्लैक होगा, हार्ट और डायमंड का कलर आपका रेड होगा, यही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। अब जैसे सवाल आपसे पूछ लेगा, वो ध्यान से समझना बात, सवाल आपसे पूछ लेगा कि आपने 52 वेल शफर्ड कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है उसमें से एक कार्ड रैंडमली पिक किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड आपका ब्लैक कार्ड होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक कार्ड वो आपका है। तो आपका आंसर क्या होगा, ब्लैक कार्ड कितने हैं टोटल, तो 13 इसके ब्लैक होंगे, 13 इसके ब्लैक होंगे, यानी कि 26 टोटल ब्लैक कार्ड हो गए, और अपॉन टोटल 52 होते हैं, तो यानी कि 1/2 हो गया। बात समझ में आ गई। ठीक, अगर वो आपसे बोलेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड फेस कार्ड होंगे, तो फेस कार्ड का देखिए जरा ध्यान से, फेस कार्ड कितने होंगे, आप बोलोगे सर 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, 3 इसके, यानी 12, 3 4 12, यानी 12 फेस कार्ड होंगे, तो आपका आंसर होगा 12/52, जितना भी होगा फिर उसके बाद कट आप कर लेना। बात समझ में आ गई। अगर वो बोलेगा कि जो आपने निकाला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक रेड कलर का कार्ड हो और एक फेस कार्ड भी साथ में हो, रेड फेस कार्ड, ठीक है, तो रेड वाले कितने हैं, तो रेड वाले आप बोलोगे सर 2 ही हैं, लेकिन फेस कार्ड कितने होंगे इसमें, 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, यानी कि 6/52। अब की बार 12/52 नहीं हुआ क्योंकि उसने रेड के ही पूछा था। अब इसे ब्लैक को एलिमिनेट कर दो आप, क्लियर है। बोलेगा क्या प्रोबेबिलिटी है कि किंग आए, किंग कितने होंगे, तो आप बोलोगे एक किंग इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, यानी 4 किंग हुए, यानी 4/52। तो मुझे उम्मीद है बच्चों मैं आपको एक कार्ड का कॉन्सेप्ट बता पाया, अच्छे से समझा पाया, ठीक है। तो अब ये जो सवाल आपको पूछ रहा है कि क्या है कि इधर रेड कार्ड और अ किंग होना चाहिए, नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। पहले ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक है, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, ये आप ढंग से समझ जाओ। पहले क्लब स्पेड हार्ट डायमंड 4 सूट हैं,
2 सूट इसमें ब्लैक कलर के होंगे, 2 सूट इसमें रेड कलर के होंगे, सब में 13 कार्ड होंगे। किंग क्वीन जैक को फेस कार्ड बोला जाता है। बाकी आपके ये नंबर्स हैं और एक एस होता है। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक, अगर एस की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो 4 एस हो जाएंगे, 1 2 3 4 एस, तो यानी 4/52 आंसर आएगा। तो मैं एक स्लाइड ले लेता हूं और इसमें से देखता हूं कि क्या आपको बताना है। ये बोल रहा है ईदर अ रेड और अ किंग, या तो रेड हो या फिर किंग हो। जब और बोलेगा, याद रखना, जब और बोलेगा तो आपको दोनों को कंसीडर करना होता है, दोनों को। यानी कि रेड भी होना, रेड भी चलेगा और किंग भी चलेगा। तो रेड कितने हैं सबसे पहले तो देखो, तो रेड कितने, तो आप बोलोगे सर रेड जो है, रेड कार्ड जो है वो आपके पास 26 है, हार्ट और डायमंड के रेड है। और किंग कितने आपके पास, किंग कितने, वैसे तो 4 है, वैसे तो 4 है, लेकिन ये जो 26 कार्ड मैंने रेड के गिने तो इसमें किंग भी गिन लिए ना, तो बाकी के जो किंग गिनूंगा मैं वो ब्लैक में से गिनूंगा। तो यानी कि 2 किंग बचे आपके पास। बात समझ में आ गई आपके? ये कह रहा था कि आपका किंग भी चलेगा और आपका रेड भी चलेगा। तो रेड मैंने पूरे गिन लिए, 26 13 हो, उस 13 डायमंड के और 13 हार्ट के, तो उन दोनों में भी तो किंग रहे होंगे, तो 2 किंग इसमें आ गए। ठीक है, अब इसने बोला था कोई भी किंग चलेंगे, तो मैंने ब्लैक के किंग भी इन्वॉल्व कर दिया भाई, 2 और, यानी कि टोटल आपके पास जो पॉसिबल हो गया वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हो गया वो हो गया 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, और टोटल आपके पास 52, तो 28/52। काट लो इसको, जो भी होगा आंसर। बात क्लियर है? ठीक, ओके। अब आगे क्या कह रहा था कि नीदर और रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। अब ये कह रहा है कि ना क्वीन होनी चाहिए और ना ही रेड कार्ड होना चाहिए, ना ही आपके पास रेड कार्ड आने चाहिए, ना ही आपके पास क्वीन आने चाहिए। तो हटा दो उनको, रेड कार्ड को हटा दो तो बचेंगे ब्लैक कार्ड ना। तो ब्लैक कार्ड में से कितने ब्लैक होंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स, वैसे तो ब्लैक कार्ड 26 होंगे, वैसे तो 26 होंगे, लेकिन इसने बोल रखा क्वीन नहीं होनी चाहिए। तो जो ब्लैक कार्ड्स हैं 13 और 13 वाले, कौन कौन से, क्लब और स्पेड, उसमें से क्वीन को भी हटा दो। तो 26 होना चाहिए था वैसे ब्लैक कार्ड्स को, पर लेकिन क्वीन हटानी पड़ेंगी, तो इसलिए 24 हो जाएंगे ब्लैक कार्ड विद नॉन क्वीन, मतलब क्वीन नहीं होनी चाहिए उसमें, है ना? बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ब्लैक कार्ड विद नो क्वीन, क्वीन हटा दी भैया मैंने, तो 24 हो गए। ठीक है, और रेड वाले तो मैंने गिने ही नहीं, तो उनकी तो क्वीन भी हट गई, ऑलरेडी हट गई। तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मान लो उसको, उसको E1 माना था, ये हो जाएगा 24/52। कर लेना सॉल्व, जो भी आंसर आएगा। क्लियर है? पक्का? ठीक, आगे बढ़े। ये कह रहा है इफ द ऑल द ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द रिमेनिंग, यहां पर रिमेनिंग होना चाहिए था, the remaining cards are well shuffled and then a card is drawn at random. Find the probability of getting a face card, red card, black card. अब ध्यान से समझो मेरी बात। ये कह रहा है कि the black face cards are removed, ब्लैक फेस कार्ड रिमूव्ड कर दिए गए। ब्लैक कार्ड कौन कौन से होते हैं, क्लब और डायमंड, यही तो होते हैं ना, यही होते हैं ब्लैक फेस कार्ड, ये होते हैं क्लब और डायमंड, यानी 26 कार्ड होंगे इसके। इसमें से इसने सिर्फ फेस कार्ड को हटाया, बाकियों को नहीं हटाया। तो यानी कितने फेस कार्ड होंगे, किंग, क्वीन और जैक, 3 इसमें और 3 इसमें, यानी कि 6 कार्ड हटा दिए गए। ठीक है, किंग, क्वीन और जैक, ये इसने यहां से भी हटा दिए, क्लब में से भी, और आपके यहां से भी हटा दिए, हटा दिए ना। ठीक है, हटा दिए, यानी 6 कार्ड रिमूव्ड, 6 कार्ड आर रिमूव्ड, और वो भी ब्लैक फेस कार्ड वो रिमूव कर दिए गए। ठीक है, क्लब और डायमंड में से हटा दिए गए, क्लब और स्पेड में से, आई एम सॉरी यार, यहां पे थोड़ा सा देख लेना बच्चों, क्लब और स्पेड में से, ये कभी कभार ये मिस्टेक्स हो जाती हैं।
स्पेड, क्लब और स्पेड में से। डायमंड तो रेड होता है ना, क्लब और स्पेड आपके ब्लैक होते हैं, डायमंड और हार्ट रेड होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हाँ जब ये हटाए तो उसके बाद उसको वेल शफल्ड किया, उसको वापस से दोबारा से वेल शफल्ड किया, मिक्स करके रख दिया कार्ड। अब कह रहा है कि अब कार्ड निकाला एक रैंडमली, तो बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ब्लैक कार्ड निकल करके आए। तो बच्चों ब्लैक कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी ध्यान समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड कितने बचे होंगे बताओ मुझे जरा। आप बोलोगे सर ब्लैक कार्ड जो बचे होंगे वो बचे होंगे 26, तो ब्लैक कार्ड होते हैं, उसमें से 6 हटा दिए तो मतलब 20 बच गए होंगे। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/52, और 52 नहीं होंगी। अब भाई 6 कार्ड, जब टोटल में से 6 कार्ड हट गए हैं तो टोटल 52 में से 6 रिमूव होंगे। अब 52 कार्ड थोड़ी बचेंगे टोटल, जब 6 कार्ड हट गए तो सब में से हट गए, तो यानी 52 में से 6 चले गए तो कितना हो जाएगा आपका, मेरे ख्याल से 46 होगा ना। तो यानी 46, ये वाला सिस्टम समझ में आ गया। ऐसा मत समझ जाना कि सर ऊपर से भी 6 हटा दिए नीचे से भी 6 हटा दिए तो 12 हट गए, ऐसा नहीं भाई। तो 52 कार्ड आपके पास टोटल थे और उसमें से 6 कार्ड रिमूव्ड हो गए हैं, भले वो ब्लैक कार्ड की आपके वो है फेस कार्ड है, तो टोटल में भी तो काउंट होते ही हैं वो, तो आपके 46 में से काउंट नहीं होंगे आप, है ना। और क्योंकि वो ब्लैक कार्ड में से थे तो इसलिए ब्लैक कार्ड ऑलरेडी कम होंगे तो वो 20 हो गए। क्लियर है ना, ठीक है, इस पे कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। आगे बढ़ो। आगे ये बोल रहा है, अच्छा ये तो ब्लैक कार्ड मैंने सबसे पहले करा दिया क्या, थर्ड पार्ट मैंने सबसे पहले करा दिया, कोई बात नहीं, फेस कार्ड ऊपर वाला करवाता हूं मैं आपको, ठीक है। अब ये बोल रहा है फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फेस कार्ड, फेस कार्ड किसको कहते हैं, ये तो है फेस कार्ड। अब ब्लैक में से तो हट गए वो, बचे किस में, बचे सिर्फ आपके पास रेड वाले में, तो रेड वाले के 6 फेस कार्ड बच गए, तो उन्हीं में से आएगा 6 आपके पास टोटल आउटकम, और टोटल सॉरी फेवरेबल आउटकम आपके पास 6 हो गए, तो और टोटल आउटकम 46 है, तो 46/46। बात क्लियर है, ठीक है। वैसे फेस कार्ड 12 होते हैं, क्योंकि आपके ब्लैक कलर वाले फेस कार्ड हट चुके हैं तो इसलिए आप वो 6 हट गए हैं तो 6 बच गए हैं, और टोटल 46 रहे हैं आप, तो टोटल 46 में से काउंट हो गया 6 क्योंकि हट गए हैं। ओके जी, दूसरा पार्ट, रेड कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी। रेड कार्ड, रेड कार्ड कितने बचे हुए हैं भाई, हटे तो ब्लैक ही ना, रेड कार्ड तो वैसे के वैसे ही है, ब्लैक फेस कार्ड हट गए, बाकी रेड तो वैसे के वैसे हैं, डायमंड और हार्ट तो छेड़े नहीं हमने, तो वो तो 26 ही रहेंगे। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड वो 26 ही होंगे ऊपर, लेकिन टोटल तो कम हुआ ही हुआ है, तो इसलिए 46 नीचे आ जाएगा, और कट करने के बाद आपका आंसर आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। हाँ चलो आगे देखो। यहां के बाद ये 10वां क्वेश्चन, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जो इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते हैं, बहुत बार आए हैं, ठीक है ना, और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने अलग से बनाया, ठीक। मैंने आपको कॉइन का सीन समझा दिया, आपको मैंने डाइस को कैसे थ्रो करते हैं, एक बार में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 बार उछालो तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ समझा दिया आज, इससे बाहर नहीं आने का कुछ भी, ठीक है ना। तो अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर वाला जो क्वेश्चन आता है अक्सर, इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। ये क्या कह रहा है आपको, ये आपको बोल रहा है कि एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर जो होता है 4 साल में एक बार आता है लीप ईयर। लीप ईयर में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो होते हैं 366, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर 366 होंगे। अच्छा जी, अगर मैं इसको निकालना चाहूं कि एक लीप ईयर में कितने वीक्स होंगे, ठीक है, तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ वीक्स, तो ये हो जाएगा 7 से डिवाइड कर दूंगा, चलो ऐसे ही डिवाइड करके दिखा देता हूं आपको, नंबर ऑफ वीक्स डिवाइडेड बाय 7, तो 7×5 = 35, बचेगा 1, 16,
7 टू द 14, यानी कि ये 2 डेज आपके फालतू बच गए। 52 वीक्स तो पूरे पूरे होंगे। लीप ईयर में 52 हफ्ते आपको मिलेंगे पूरे पूरे। 52 हफ्ते का मतलब ये है कि 52 वीक्स में आपको 52 संडेज मिलेंगे, 52 मंडेज मिलेंगे, 52 ट्यूसडेज मिलेंगे, 52 वेडनेसडेज मिलेंगे। ये सारे के सारे आपको 52 मिलेंगे, 52 मिल जाएंगे। 52 सबके सब 52 डेज होंगे, यानी कि फ्राइडे भी 52 तो होंगे ही होंगे। लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडे फ्राइडेज मिले आपको। 52 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सब मिलेंगे, वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबके सब 52 होंगे, लेकिन आपको 53 फ्राइडे चाहिए। ठीक है, 53 फ्राइडे चाहिए आपको। अब कैसे निकाला जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे निकाला जाए। ये 2 दिन जो फालतू बच गए आपके पास, ये आपके पास 2 दिन जो फालतू बच गए, ये आपके क्या क्या हो सकते हैं, इस पर डिपेंड करती है बात। अब समझना ध्यान से। 2 दिन जो फालतू बचे आपके पास, वो हो सकता है आपके पास वो संडे और मंडे हो। बोलो हो सकता है कि नहीं, संडे और मंडे हो सकता है, या हो सकता है वो मंडे और ट्यूसडे हो, या ये भी हो सकता है कि वो ट्यूसडे और वेडनेसडे हो, ये भी हो सकता है कि वो वेडनेसडे और थर्सडे हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है क्या कि वो थर्सडे और फ्राइडे हो, या ये भी हो सकता है वो फ्राइडे और सैटरडे हो, या ये भी हो सकता है भाई कि वो सैटरडे और संडे हो। इसके अलावा तो नहीं हो सकता ना कुछ। आप खुद सोचो, ये जो 2 दिन फालतू बचे हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं। तो आप बोलोगे भाई इन्हीं पेयर्स में तो होगा कोई, संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, यही हो सकता है। इसके अलावा तो नहीं बच सकता कोई पेयरिंग। ठीक है, कितने हैं ये पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 पेयर आपके पास है टोटल। पॉसिबल आपके पास 7, इन 2 फालतू होंगे, क्योंकि 52 वीक्स हमको मतलब ही नहीं है, इसमें तो हमको 52 फ्राइडेज मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको एक एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा में के कॉम्बिनेशन ये है 7। इन 7 में से आपको अपना एक फ्राइडे एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें फ्राइडे नजर आ रहा है। तो आप कहोगे सर फ्राइडे नजर तो मुझे इसमें आ रहा है, इसमें एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। यानी कि अगर ये 2 वाले कॉम्बिनेशन हो, ये जो 2 फालतू के दिन आ रहे वो थर्सडे फ्राइडे हो, तब भी हमें एक फ्राइडे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। या ये 2 दिन जो बचे हैं वो फ्राइडे और सैटरडे हो, तब भी हमें एक फ्राइडे मिल जाएगा एक्स्ट्रा, है ना। तो अगर हमें एक फ्राइडे एक्स्ट्रा मिल गया तो इन दोनों में ही पॉसिबल पेयरिंग में से मिल सकता है। तो टोटल आपके पास जो है वो फेवरेबल पेयरिंग 2 है। तो आपका प्रोबेबिलिटी जो निकल के आएगी वो 2/7 आएगी। इसको याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। पेपर में कई बार पूछा गया, तो बच्चे, और देखो छोटे बच्चे कंफ्यूज तो हो ही जाएंगे। पहली बार जब कोई सवाल को देखेगा तो भाई लीप ईयर, पहले तो लीप ईयर समझ में आना चाहिए, 366 डेज है। फिर आपको समझ में आना चाहिए कि भाई क्या बोलना चाह रहा है, 53 कैसे आ जाएगा। बता दिया मैंने, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो छप जाएगा दिमाग में। हो सकता है आपको आंसर भी याद हो जाए, एमसीक्यूज में दे दिया तो डायरेक्ट टिक मार दोगे। क्लियर ना, बात क्लियर है। अगर लीप ईयर नहीं होता, 365 होता, तो सिर्फ एक दिन फालतू बचता, एक दिन। तो एक दिन आप संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे लिखते हो बस, तो 1/7 प्रोबेबिलिटी आती है वहां पे। 1/7 एक ही बार फ्राइडे आता। क्लियर है, समझा दिया मैंने। अब उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे दोबारा से। एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहा है कि ए फॉर एजर्सन है, बी फॉर रीजन है। एजर्सन मतलब एक स्टेटमेंट दिया होगा, और रीजन मतलब उसको जस्टिफाई करने के लिए एक रीजन भी दिया होगा आपको। ठीक, पहले ए ऑप्शन पे तब टिक मारना आप जब आपको असर्शन और रीजन दोनों सही लगे, और जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए करेक्ट हो। मतलब अपने आप में तो करेक्ट होगा ही, लेकिन एजर्सन को समझाने के लिए भी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। बात समझ में आ गई, ठीक, ओके। बी वाला, अगर मैं बोलूं कि भाई एजर्सन सही है, रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको बी ऑप्शन टिक मारना है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बात समझ में आ रही है आपके। जैसे आपको बोल दिया गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है,
क्या बोल दिया गया आपको, कितना, ऑफ साइट 3, 4, 6 इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एजर्सन दे दिया सपोज, मैं समझा रहा हूं क्या मतलब है इसका, मैं इसको मतलब समझा रहा हूं, ध्यान समझना आप लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड 3, 4, 6 है, उसका एरिया 6 है, तो ये एजर्सन है। तो आप एक बार चेक कर लो, 3, 4, 6, ये 3, 4, 6, 3, 4, 5 मान लो, चलो 3, 4, 5 मान लो, ये मैंने थोड़ा 3, 4, 6 नहीं हो सकता, 5 ही होगा, ठीक है, 3, 4, 5 है, तो ये 3, 4, 5 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट करो, हाँ 6 आ रहा है, बिल्कुल सही, एजर्सन सही है। अब जैसे रीजन दे दिया उसने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी। ये गलत है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी? होता है, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, एजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन इस एजर्सन को का एक्सप्लेनेशन नहीं है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। भाई हमारा जो साइड थी 3, 4, 5 साइड थी किसी ट्राइंगल की, और उसका एरिया 6 आ रहा है, तो वो आ रहा है, लेकिन वो इस फॉर्मूले से आ रहा है 1/2 बेस इंटू हाइट से, इस फॉर्मूले से नहीं आ रहा, जबकि अपने आप में ये सही है, फॉर्मूला सही है, लेकिन इस वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसको बोलेंगे आप कि बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, बट दिस रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। क्लियर ना बात? ठीक, समझा पाई बात मैं आपको? चलो समझा दी मैंने। तीसरा कह रहा है एजर्सन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। एजर्सन तो सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। क्लियर ना बात? ओके। दूसरा कह रहा है कि ए फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। ठीक, तो अब समझ में आ गया आपकी कैसे करना है। तो आपके पास एजर्सन जो दिया हुआ है वो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड इन टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन इज 1/2। ठीक है, अगर कह रहा है कि एग्जैक्टली वन हेड निकालना है आपको, वन हेड एच 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 टी टी एच टी टी, इसमें से एग्जैक्टली वन हेड, तो एग्जैक्टली वन हेड मतलब ये और ये, यानी कि 2/4 की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है भाई, ये तो सही है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है, ये सही है ओवरऑल। इसका रीजन सुनना, रीजन कह रहा था सैंपल स्पेस ऑफ द टू कॉइन टॉस्ड इज एच एच टी टी एच टी टी एच। कह रहा है कि जब सैंपल स्पेस आप दो कॉइन्स को उछालते हो तो उसका सैंपल स्पेस ये बनता है, हाँ यही बनता है, देख लो नीचे भी वही लिखा है मैंने। ठीक है, और हाँ रीजन भी सही है, उसका एक्सप्लेनेशन सही है, ये रीजन अपने आप में भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि ये सैंपल स्पेस बनता है, इसलिए एग्जैक्टली टू कॉइन्स को जब आप उछालोगे तो इन दोनों में से लोगे तो 2/4 आएगा, तो 1/2 आएगा। तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यानी कि इस पर बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो हाँ ये वाला देखो, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, ये दोनों दोस्त हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज या सेम बर्थडे? लीप ईयर को इग्नोर कर देना, ये मानना कि 365 डेज का है, साल है। ठीक है, अच्छा जी, तो कैसे करेंगे? अच्छा मान के चलो कि सविता का बर्थडे किसी दिन आ रहा है, ठीक है, मान के चलो 29 जून को आ रहा है। ठीक, सविता का बर्थडे कब आ रहा है? 29 जून को। अब मैं ये बोलूं कि डिफरेंट बर्थडे अगर चाहिए आपको, डिफरेंट बर्थडेज अगर आपको चाहिए, तो हमीदा का बर्थडे 29 जून को नहीं आना चाहिए। यही तो बात हुई कि अगर सविता का बर्थडे 29 जून को आता है तो हमीदा का बर्थडे उस दिन नहीं आना चाहिए। अच्छा, तभी तो डिफरेंट बर्थडे हो पाएंगे। तो उस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे। ध्यान समझना आप लोग, डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट बर्थडेज। सविता का बर्थडे हम डिफरेंट कर देते हैं तो दोनों के डिफरेंट हो जाएंगे ना। ठीक, तो आप बोलोगे कि 364 में से 365 होगा, यानी 364/365। कैसे? एक डेट तो मैंने लिखी 29 जून,
उस दिन सविता का बर्थडे आ रहा है। इसके अलावा जो दिन बचे हुए हैं आपके पास 364 डेज, बोलो बचे कि नहीं बचे? इन 364 डेज में से ही तो आप चूज करोगे ना, तभी तो डिफरेंट होगा। तो इसलिए मैंने फेवरेबल आउटकम में 364 डाल दिया, तो 364 अपॉन 365 हो गया। ये डिफरेंट बर्थडे आएगा, डिफरेंट बर्थडे आ जाएंगे दोनों के, ठीक है। अच्छा, आप चाहते हो कि सविता का बर्थडे अगर 29 जून को है, ठीक है, एग्जाम्पल है 29 जून, कभी भी हो सकता है, ठीक है, तो हमीदा का भी उसी दिन आए, तो उसी दिन आने के लिए तो सिर्फ एक ही है ना, फेवरेबल आउटकम एक ही है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे विल बी कितना? आप बोलोगे सर 1/365। 365 जो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम है, उसमें से एक चांस ऐसा है कि जब दोनों के बर्थडे सेम आएंगे तो 1/365 होगा। क्या बात को समझ पाए आप? मेरे ख्याल से की स्लाइड्स पूरी हो चुकी हैं और मैंने भी आपको पूरा पढ़ा दिया है। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से समझा दी मैंने आपको। एक एक सवाल को दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी ज़्यादा ना बोलते हुए ऑल द बेस्ट कहूँगा आपको। और अभी लेके आता हूँ और भी चैप्टर्स फटाफट करके, ठीक है? ठीक है, बताइएगा कैसा लगा वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।